साधारणतः जिस जीवन को हम सत्य समझते हैं वो जीवन सत्य नहीं है, और जब तक हम उस जीवन को सत्य समझे चले जाएंगे तब तक जो सत्य है उस दिशा में हमारी आंखें भी नहीं उठेंगी। जो जीवन हमें सत्य मालूम पड़ता है, जिन्हें सत्य की यात्रा करनी है, उन्हें इस जीवन को सपने की भांति समझना शुरू करना पड़ता है। ये पहला संकेत है। ये जो हमारा बाहर का फैलाव है, ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की लंबी यात्रा है, ये सत्य है या एक सपना? इस संबंध में थोड़ा विचार करना जरूरी है। साधारणतः हम इसे सत्य मानकर ही जीते, लेकिन कभी हमने बहुत शायद विचार नहीं किया। रात हम सपना देखते हैं तो देखते समय सपना भी सत्य ही मालूम पड़ता है। कभी आपको सपने में ऐसा पता नहीं चला होगा कि जो आप देख रहे हैं वो असत्य, सपना भी सत्य ही मालूम होता है। बार बार सपने देखते हैं, रोज रोज सपने देखते हैं, जीवन भर सपने देखते हैं, फिर भी सपना देखते समय सत्य ही मालूम पड़ता है। ये स्मरण ही नहीं आता कि जो हम देख रहे हैं वो भी असत्य हो सकता है। सत्य के प्रति जागते हैं, वे कहते हैं कि हम जो आंख खोलकर दुनिया देख रहे हैं वो दुनिया भी सपना। एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा था। एक ही बेटा था उसका, वो मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा इसकी संभावना थी। सम्राट रात भर जाग कर बैठा रहा। सुबह भोर होते होते उसकी झपकी लग गई। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ही 5 बजे के करीब सो गया। सोते ही भूल गया उस बेटे को जो सामने खाट पर बीमार पड़ा था, उस महल को जिसमें बैठा था, उस राज्य को जिसका मालिक था। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में उसने देखा कि सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूं। 12 बेटे हैं उसके, बहुत सुंदर, स्वर्ण जैसी उनकी काया है, बहुत स्वस्थ, बहुत बुद्धिमान। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ राज्य, स्वर्ण के महल हैं उसके पास, हीरे जवाहरातों की सीढ़ियां हैं। वो अतीब आनंद में है। और तभी इस बाहर लेटे हुए बेटे की सांस टूट गई। पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। रोने से नींद खुल गई सम्राट की। आंख खोल के वो उठा। खो गए वे सपने के स्वर्ण महल, खो गए वे 12 बेटे, खो गया वो चक्रवर्ती का बड़ा राज्य। देखा तो बाहर बेटा मर चुका है, पत्नी रोती, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आए, ओंठों पे हंसी आ गई उस सम्राट के। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया? क्या तुम पागल हो गए हो? बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो। वो सम्राट कहने लगा, मुझे हंसी किसी और बात से आ रही है। मैं इस चिंता में पड़ गया हूं कि किन बेटों के लिए रोऊं। अभी अभी 12 मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य। तू रोई, मेरा सारा वो राज्य छिन गया, मेरे वे बेटे छिन गए। आंख खोलता हूं तो वे सब खो गए हैं। और ये बेटा जब तक आंख बंद थी खो गया था, मुझे याद भी नहीं थी कि मेरा कोई बेटा है और जो बीमार पड़ा। जब तक वे 12 बेटे थे, इस बेटे की मुझे कोई याद नहीं। और अब जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा है तो वे 12 बेटे खो गए। अब मैं सोचता हूं कि मैं किसके लिए रहूं, उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण महलों के लिए, उस बड़े राज्य के लिए, या इस एक बेटे के लिए। और मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि कहीं दोनों ही सपने तो नहीं है, एक आंख बंद का सपना और एक आंख खुले का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी ये भूल गया था, और जब आंख खुली है तो वो जो आंख बंद में दिखाई पड़ा था वो भूल गया। एक सपना है जो हम आंख बंद करके देखते हैं, और एक सपना है जो हम आंख खोल के देखते हैं, लेकिन वे दोनों ही सपने। च्वांग त्से चीन में हुआ एक फकीर,
सदा लोगों ने उसे हंसते ही देखा था, कभी उदास नहीं देखा। एक दिन सुबह उठा और उदास बैठ गया झोपड़े के बाहर। उसके मित्र आए, उसके परिजन आए और वो पूछने लगे, आपको कभी उदास नहीं देखा? चाहे आकाश में कितनी ही घनघोर अंधेरी छाई हो और चाहे जीवन पर कितने ही दुखदाई बादल छाए हो, आपके ओंठों पर सदा मुस्कुराहट देखी है। आज आप उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों? वो च्वांग से कहने लगा, आज सचमुच में एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका कोई हल सूझे नहीं सूझता है। लोगों ने कहा, हम तो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास और सभी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, आपको भी कोई समस्या आ गई, क्या है वो समस्या? च्वांग तसे ने कहा, बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम भी हल न कर सकोगे और मैं सोचता हूं कि शायद अब इस पूरे जीवन वो हल नहीं हो सकेगी। रात मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बगीचे में तितली हो गया और फूलों फूलों पर उड़ता फिर रहा हूं। लोगों ने कहा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है, आदमी सपने में कुछ भी हो सकता है। च्वांग तसे ने कहा, मामला यही होता तो ठीक था, लेकिन जब मैं जागा तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर च्वांग तसे नाम का आदमी सपने में तितली हो सकता है तो कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि तितली सो गई हो और सपना देखती हो कि च्वांग तसे हो गई। मैं सुबह से परेशान। अगर आदमी सपने में तितली हो सकता है तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती। और अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तितली हूं जो सपना देख रही है आदमी होने का, या कि मैं आदमी था जिसने सपना देखा तितली होने। और अब ये कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, शायद ये कभी तय नहीं हो सकेगा। च्वांग तसे ठीक कहता है, जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक खुली आंख का सपना तो नहीं, क्योंकि आंख बंद होते ही वो मिट जाता है और खो जाता है और विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम किसी दूसरी दुनिया में हो जाते हैं, और आंख खोलकर भी जो हम देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा नहीं मालूम होता। आपने जिंदगी जी ली है, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष। अगर आज लौट के पीछे की तरफ देखें कि उस 50 वर्षों में जो भी हुआ था वो सच में हुआ था या एक सपने में हुआ था, तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा? पीछे लौटकर देखने पर क्या फर्क मालूम पड़ेगा? जो भी हुआ था, जो सम्मान मिला था, जो अपमान मिला था, वो एक सपने में मिला था या सत्य में मिला था? मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि जो जिंदगी उसने जी थी वो एक कहानी थी जो उसने सपने में देखी, या सच में ही वो जिंदगी घटी थी? इस जमीन पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहां बैठे हैं उसके कण कण में न मालूम कितने लोगों की मिट्टी समाई है, न मालूम कितने लोगों की राख है। पूरी जमीन एक बड़ा शमशान है जिस पर न मालूम कितने अरबों अरबों लोग रहे हैं और मिट गए हैं। आज उनके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उन्हें जिंदगी मालूम पड़ी होगी कि बहुत सच्ची है। न जिंदगी रही उनकी, न वे रहे, आज सब मिट्टी में खो गए हैं। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से 1000 वर्ष बाद हमारी राख पर लोगों के पैर चलते होंगे। तो जो जिंदगी आखिर में राख हो जाती हो, उस जिंदगी के सच होने का कितना अर्थ? जो जिंदगी अंततः खो जाती हो, उस जिंदगी का कितना मूल्य? जिस च्वांग तसे की मैंने बात कही, वही च्वांग तसे एक बार एक गांव से निकलता था। रात का वक्त था, गांव के बाहर आया तो एक मरघट पर एक खोपड़ी पड़ी थी आदमी की, वो उसके पैर से टकरा गई। और कोई आदमी होता तो जोर से लात मार के उस खोपड़ी को अलग कर दिया होता, समझता कि अब सगुन हो गया, कहां बीच में खोपड़ी आ गई। लेकिन च्वांग तसे तो बहुत अद्भुत आदमी था, उसने उस खोपड़ी को उठा के सिर से लगा लिया और बहुत बहुत क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो मुझे, भूल से मेरा पैर लग गया, अंधेरा है, रात है, मैं देख नहीं पाया कि आप भी यहाँ हैं।
अब वो खोपड़ी थी आदमी के, मरे हुए आदमी के, न मालूम वो आदमी कब मर गया। च्वांग त्से के मित्र उससे कहने लगे, क्या पागलपन करते हो, किससे क्षमा मांग रहे हो? च्वांग त्से ने कहा, वो तो थोड़े समय के फर्क की बात है, अगर ये आदमी जिंदा होता तो आज मेरी मुसीबत हो जाती। लेकिन वे लोग कहने लगे, अब ये आदमी जिंदा नहीं है। च्वांग त्से ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये छोटे लोगों का मरघट नहीं है, ये गांव के बड़े लोगों का मरघट। मरघट भी अलग अलग होते हैं, गरीब आदमियों के अलग, अमीर आदमियों के अलग। जिंदगी में तो फर्क रहते हैं, मरने पे भी फर्क कायम रखते हैं। च्वांग त्से ने कहा, ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी है, किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं है। अगर ये आदमी आज होता तो मेरी मुसीबत हो जाती। लेकिन वे लोग कहने लगे, अब ये नहीं है तो मुसीबत का सवाल क्या है? च्वांग त्से ने कहा कि नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी ही चाहिए, और भी कई कारणों से मैं इससे क्षमा मांगता हूं, और इस खोपड़ी को अपने साथ ही रखूंगा। उस खोपड़ी को वो अपने साथ ले गया और रोज सुबह उठ तो क्षमा मांगने लगा। मित्रों ने बहुत समझाया कि पागल हो जाओगे, इस खोपड़ी को अपने पास रख के क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? च्वांग त्से कहने लगा, कई कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ये बड़े आदमी की खोपड़ी है। लेकिन मित्र कहने लगे, सब खोपड़ियां मिट्टी में मिल जाती हैं, छोटी आदमी की भी और बड़े आदमी की भी, और मिट्टी कोई फर्क नहीं करती है कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। और जब छोटे और बड़े सभी मिट्टी में मिल जाते हैं तो छोटे होना और बड़े होना कहीं एक सपना तो नहीं है जो मिट्टी सब सपनों को मिटा देती है और एक सा कर देती। छोटा और बड़ा होना कोई असलियत नहीं मालूम होती, किसी सपने का ख्याल मालूम होता। फिर च्वांग त्से कहने लगा, मैं इसलिए इसे अपने पास रखता हूं कि अपनी खोपड़ी को भी याद करता रहूं कि आज नहीं कल किसी मरघट पे पड़ी रहेगी, चलते फिरते लोगों की ठोकर लगेगी और फिर मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। जब आखिर में यही हो जाना है तो आज ही मेरे सिर में अगर किसी का पैर लग जाए तो नाराज होने की जरूरत क्या है? जब ये हो ही जाना है तो ये हो ही गया है। जो जानते हैं वो कहेंगे कि जो हो ही जाना है वो हो ही गया है। अगर जिंदगी मिट जानी है तो मिटी ही हुई है, और अगर जिंदगी मिट्टी में गिर जानी है तो मिट्टी में गिरी ही हुई है। ये थोड़ी देर का ख्वाब है, थोड़ी देर का सपना है कि लगता है कि सब ठीक है। अगर हम थोड़ा विस्तार से जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे सभी कुछ खो जाता है, सभी कुछ मिट्टी हो जाता है, और जहां सभी कुछ मिट्टी हो जाता हो वहां सत्य मानने का कितना कारण। लेकिन हम कहेंगे कि सपना तो क्षण भर को होता है, रात में। जिंदगी तो 70-80 वर्ष 100 वर्ष की होती है। लेकिन अगर और थोड़ी आंखें खोलकर हम देखें तो इस विराट जगत में 100 वर्ष भी क्षण भर से ज्यादा नहीं मालूम होते। इस पृथ्वी को बने कोई 4 अरब वर्ष हो चुके, इस सूरज को बने कोई 6 अरब वर्ष हो चुके। लेकिन ये सूरज दुनिया में सबसे नया अतिथि है। वो जो और तारे हैं वो इससे बहुत पुराने, ये सूरज सबसे नया है। 6 अरब वर्ष ये बहुत नया मेहमान। वो जो और तारे हैं उनकी संख्या लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कितने पुराने। इस विराट समय के प्रवाह में 100 वर्ष का क्या अर्थ होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता। कहीं चांद तारों को पता भी नहीं चलता कि 100 वर्ष कब बीत गए। 100 वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं जैसे घड़ी की टिक टिक बीत जाती है, हमारे क्षण बीत जाते। इस विराट जीवन की धारा में 100 वर्ष का कितनी लंबाई है? कोई भी लंबाई नहीं है शायद। जिंदगी अगर बाहर सपना दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो भीतर आदमी शांत होना शुरू हो जाता है। फिर हार और जीत में फर्क क्या है? फिर हार भी वही है, जीत भी वही है, फिर सम्मान भी वही है, अपमान भी वही है, फिर जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है। फिर कैसी अशांति, फिर कैसा तनाव। फिर व्यक्तित्व के भीतर एक गंभीर शांति का अवतरण हो जाता है। वही शांति पगडंडी है उन शिखरों की जहां सत्य के मंदिर हैं।
शांति की पगडंडी से आदमी सत्य के शिखरों तक पहुंचता है, और शांति की पगडंडी पर वही चल सकते हैं जिनको जीवन सपना दिखाई पड़ता है, जिन्हें जीवन एक सत्य, एक ठोस सत्य मालूम होता है, वे कभी शांति के मार्गों पर नहीं चल सकते। ये पहली बात। इससे ही जुड़ी हुई दूसरी बात, जिस आदमी को जीवन सपना दिखाई पड़ने लगेगा उस आदमी का व्यवहार क्या होगा? जिस आदमी को जिंदगी अयथार्थ मालूम होने लगेगी वो आदमी जिएगा कैसे? उसके जीवन का सूत्र क्या होगा? सपने के साथ हम क्या करते हैं? सपने को देखते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस आदमी को पूरी जिंदगी सपना दिखाई पड़ने लगेगी वो एक दृष्टा हो जाएगा, वो एक साक्षी हो जाएगा, वो देखेगा और कुछ भी नहीं करेगा। जिंदगी जैसी होगी उसे देखता चला जाएगा। सपना है भाव, साक्षी है परिणति। सपना है आधार और साक्षी है उस पर उठा हुआ भवन। जब कोई आदमी जीवन को सपना जान लेता है तो फिर एक साक्षी रह जाता है, एक दृष्टा रह जाता है, फिर एक देखने वाले से ज्यादा उसका मूल्य और अर्थ नहीं होता। फिर वो जीवन में ऐसे जीता है जैसे एक दर्शक। और जब कोई आदमी दर्शक की भांति जीवन में जीना शुरू कर देता है तब उसके जीवन में एक क्रांति हो जाती है। उस क्रांति का नाम ही धार्मिक क्रांति है। वो धर्म की क्रांति शास्त्रों के पढ़ने से नहीं होती, साक्षी बनने से होती है। वो धर्मों की क्रांति पिटे पिटाए सूत्रों को कंठस्थ करने से नहीं होती, जीवन में साक्षी के जन्म हो जाने से हो जाती। और जो आदमी साक्षी की तरह जीने लगता है वो चढ़ जाता है उन शिखरों पर जहां सत्य का दर्शन होना निश्चित है। एक प्रश्न पूछा है कि साधक को प्रकाश की किरण मिले उसको सतत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। मैंने सुबह कहा जो अनुभव हो आनंद का, जो शांति का आनंद का अनुभव हो उसे हम सतत 24 घंटे अपने भीतर बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे? दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम उस चित्त स्थिति को जो ध्यान में अनुभव हुई उसका जब भी हमें अवसर मिले पुनः स्मरण करें। जैसे ध्यान के समय शांत श्वास ली है, जब भी दिन में समय मिले, जब आप कोई विशेष काम में नहीं लगे हैं उस समय श्वास को धीमा कर लें और नाक के प्रति, नाक के पास जहां श्वास का कंपन हो उसका थोड़ा सा स्मरण करें। उस स्मरण के साथ ही उस भाव को फिर से आरोपित कर लें कि आप आनंदित थे, प्रफुल्लित थे, शांत थे, स्वस्थ थे। उस भाव को पुनः स्मरण कर लें। जब भी स्मरण आ जाए, सोते समय, उठते समय, रास्ते पर जाते समय, जहां भी स्मरण आ जाए उस भाव को पुनः आवर्तित कर लें। उसका परिणाम होगा कि दिन में अनेक बार वो स्मृति, वो स्मरण आपके भीतर आघात करेगा और कुछ समय में आपको उसे अलग से याद करने की जरूरत न रह जाएगी। वो आपके साथ वैसे रहने लगेगा जैसे श्वासें आपके साथ हैं।
इस भाव स्थिति को बार बार स्मरण करना। जब भी ख्याल मिल जाए, बिस्तर पर लेट गए हैं, स्मरण आया है, ध्यान की स्थिति को वापस दोहराने का भाव कर लें। रास्ते पर घूमने गए हैं, रात्रि को चांद के नीचे बैठे हैं, किसी दरख्त के पास बैठे हैं, कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठे हैं, पुनः स्मरण कर लें। बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आंख बंद कर लें, उस भाव स्थिति को पुनः स्मरण कर लें। दिन के व्यस्त कामकाज में भी, दफ्तर में भी 2 मिनट के लिए कभी उठ जाएं, खिड़की के पास खड़े हो जाएं, गहरी सांस ले लें, उस भाव स्थिति को स्मरण कर लें। दिन में ऐसा अगर 10-25 बार, मिनट, आधा मिनट को भी उस स्थिति को स्मरण किया तो उसका सातत्य घना होगा, और कुछ दिनों में आप पाएंगे उसे स्मरण नहीं करना होता है, वो स्मरण बनी रहेगी। तो ये एक रास्ता, ध्यान में जो अनुभव हो उसे इस भांति निरंतर विचार के माध्यम से स्वयं की स्मृति में प्रवेश दिलाने का है। दूसरा रास्ता, रात्रि को सोते समय, जैसे अभी मैंने आपको संकल्प करने के लिए कहा है, जब संकल्प आपका प्रगाढ़ जिस रास्ते से होता है उसी रास्ते से ध्यान की स्मृति को भी कायम रखा जा सकता है। जब ध्यान का एक अनुभव आने लगे तो रात्रि को सोते समय वही प्रक्रिया करें और उस वक्त ये भाव मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया है, श्वास को बाहर फेंक कर संकल्प करने का या श्वास को भीतर लेके संकल्प करने का, जब आपको कुछ अनुभव आने लगे शांति का, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये संकल्प मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा वो मुझे 24 घंटा एक सतत अंतः स्मरण उसका मेरे भीतर बना रहेगा। इसको दोहराने से आप पाएंगे कि आपको बिना किसी कारण के अचानक दिन में कई बार ध्यान की स्थिति का ख्याल आ जाएगा। ये दोनों संयुक्त करें तो और भी ज्यादा लाभ होगा। फिर अभी हम विचार और भाव की शुद्धि के संबंध में जब बात करेंगे तो इस संबंध में और बहुत सी बातें चर्चा हो सकेंगी, लेकिन इन दोनों बातों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सा समय 24 घंटे का हमारे पास व्यर्थ होता है जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते। उस व्यर्थ के समय में अगर ध्यान की स्मृति को दोहराते हैं तो बहुत अंतर पड़ेगा। इसको कभी इस तरह ख्याल करें, अगर आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया था, 2 वर्ष पहले कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, अगर आप आज भी उसे स्मरण करने बैठेंगे तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप ये भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर की और चित्त की अवस्था भी उसी छाप को ले लेगी जो 2 वर्ष पहले घटित हुआ होगा। अगर 2 वर्ष पहले आपका कोई भारी अपमान हुआ था, आप आज बैठ के अगर उसका स्मरण करेंगे कि वो घटना कैसे घटी थी और कैसे अपमान हुआ था, तो आप स्मरण करते करते ही हैरान होंगे, आपका शरीर और आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच गया है और आप जैसे फिर से अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में संग्रह है और वो विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वे संग्रहित हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनर्स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वो स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वो चित्त की स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। इसे ये जो प्रश्न पूछा है, इस भांति अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और ये करना चाहिए। अक्सर मनुष्य की भूल ये है कि जो भी गलत है उसका तो वो स्मरण करता है
और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वो स्मरण करता है, और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आप प्रेम से भरे हुए थे, शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक हैं, और उनका स्मरण शायद ही होता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से दो बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता हो, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वो फिर उदास होगा, क्योंकि उसका एक तरह की झुकाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसमें पुनरुक्त हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है। किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं, और ये स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसे याद ना करें। उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुके और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है।